हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ क्लास 11 का स्ट्रेट लाइन शुरू करने वाले हैं। इसके पिछले क्लास में हम लोग 10th क्लास में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ना था उसका रिवीजन कर चुके हैं। आज स्ट्रेट लाइन शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें 11 में क्या क्या बताया गया है ना। स्ट्रेट लाइन का डिफिनेशन शुरुआत यहीं से। स्ट्रेट लाइन होता क्या है? स्ट्रेट लाइन क्या है? स्ट्रेट लाइन क्या है? देखिए, दो पॉइंट को अगर ज्वाइन करते हैं तो स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए, लेकिन वहां कर्व भी बन सकता है ना। दो पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करें तो किसी भी तरह से ज्वाइन किया जा सकता है। ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसको ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं और ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। तो ये ए और बी दो पॉइंट को ज्वाइन करने का जो सबसे छोटा वाला तरीका था, ये सबसे छोटा वाला जो रास्ता है दोनों के बीच का, इसी को हम लोग बोलेंगे स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और ये सब क्या कहलाता है? ये सब कहलाएगा कर्व, उसको कर्व बोलेंगे। तो स्ट्रेट लाइन का डिफिनेशन क्या लिखना चाहिए? The shortest distance between any two points in a plane, any two points in a plane, ठीक है। तो इसको बोल देंगे स्ट्रेट लाइन। ये है स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन चैप्टर का ही नाम है, तो उसके बारे में हम लोग को डिटेल से इसमें पढ़ना है ना, कि उसको दिखाएंगे कैसे, ज्योमेट्रिकली, एल्जेब्रिकली, है ना। टॉपिक है हमारा इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन। देखो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास यहां है। इसको बोल रहे थे एक्स एक्सिस, ये था वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है, ये एक्स डैश है और ये वाई डैश है, ठीक है। अब यहाँ स्ट्रेट लाइन हमको खींचना है। कितना तरह का, कैसे कैसे स्ट्रेट लाइन खींचा जा सकता है? जैसे मन होगा वैसे खींच देंगे। एक तो होगा कि एक्स एक्सिस के पैरेलल खींच सकते हैं हम। ऐसे हो सकता है कि कोई लाइन खींचने बोला, एक्स एक्सिस के पैरेलल खींच दिए। कभी ऐसा भी हो सकता है कि वाई एक्सिस के पैरेलल खींच दें, और सिर्फ वाई एक्सिस के पैरेलल तो ऐसे ही नहीं, इधर भी खींचा जा सकता था, है ना। और तो ये जो लाइन खींचे हम, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस था, पैरेलल टू एक्स एक्सिस था, ठीक है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस था। ये वाला पैरेलल टू वाई एक्सिस है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है। और एक तरह का लाइन ऐसा होता है जो किसी के पैरेलल ना हो, जैसे ऐसे खींच दिए, इसको क्या बोलते हैं? ये कहलाता है ऑब्लिक लाइन। ऑब्लिक लाइन जो किसी के पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो ऑब्लिक लाइन जो होगा, या कोई भी लाइन जो हम लोग खींचे, वो अब इनिशियल एक्सिस बोलते हैं। ये एक्स का जो पॉजिटिव डायरेक्शन जा रहा है, सिर्फ इसका बात कर रहे हैं हम लोग, इसका, ये वाला पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो जा रहा है ना। इस एक्सिस के साथ जितना भी लाइन अभी खींचे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस और ऑब्लिक लाइन, इस एक्सिस के साथ सबका कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा, है ना। जैसे तीनों को अगर अलग अलग करके देखें, तो ये जो एक्स एक्सिस था, इसके पैरेलल हम लाइन खींचे थे, तो ये पैरेलल जब लाइन खींच दिए तो एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ इस लाइन का क्या एंगल बन रहा है? तो एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन भी इधर है और इस लाइन का डायरेक्शन भी इधर ही है। तो दो लाइन जब पैरेलल होता है तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। और अगर यही लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल खींचते हम ऐसे, ठीक है, वाई एक्सिस के पैरेलल खींचते हैं,
तो यहाँ पे एंगल को हम लिख देते हैं ऐसे, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर वाई एक्सिस के पैरेलल खींच रहे हैं, वाई एक्सिस के पैरेलल खींच रहे हैं, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये लाइन परपेंडिकुलर है। हर बार हम क्या चेक कर रहे हैं कि जो हम लाइन खींचे हैं वो एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहां बन रहा था 0 डिग्री का, यहां बन रहा था 90 डिग्री का, और जब ऑब्लिक होगा, जब ऑब्लिक होगा मतलब कुछ इस टाइप का हो सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है, किसी भी तरह का लाइन हो सकता है ना। तो जब ऑब्लिक होगा स्ट्रेट लाइन, उस समय एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनेगा वो कौन सा एंगल है, ये वाला। दो एंगल बन रहा है एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, देखो दो एंगल बन रहा है, एक इधर भी बन रहा है ना। हमेशा हम लोग स्टार्ट करते हैं कहां से, एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन से, इसीलिए इसका यहां से स्टार्ट किए तो इधर के साइड एरो है, और यहां से स्टार्ट किए तो एरो उधर के तरफ है, क्योंकि यहां से हमको इधर जाना है, यहां से इधर आना है ना, तो एरो का साइन लाइन के तरफ है। अब यहां पर दो एंगल बन रहा है एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन और इस लाइन के बीच में, लेकिन जो एंटी क्लॉकवाइज वाला एंगल होगा, है ना, थीटा, एंटी क्लॉकवाइज वाला जो एंगल होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन। जैसे यहां भी देख रहे हैं कि यहां भी जो 90 डिग्री ये वाला बन रहा था, इनिशियल लाइन ये है, और यहां से एंगल बन रहा है इधर, देखो ऐसे 90 डिग्री, इधर भी जा रहे हैं तो इधर भी 90 डिग्री बन रहा है, लेकिन इधर -90 डिग्री बनेगा क्योंकि क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। तो इंक्लिनेशन हम लोग किसको बोलते हैं, एंगल मेड बाय एनी लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे इंक्लिनेशन। अब इसका डिफिनेशन लिख लेना चाहिए, है ना। यहां पे देखो, यहां पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये वाला है, ये एंगल तो दो बन रहा है यहां, लेकिन ये होगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो यहां थीटा जो मिला हमको वो 0 डिग्री से ज्यादा है और 90 डिग्री से कम है इस वाले कंडीशन में, ठीक है। इस वाले कंडीशन में क्या है, थीटा जो है वो 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, ठीक है। इसमें हम लोग देख रहे थे कि थीटा 0 डिग्री था, इसमें देखे थीटा 90 डिग्री है, इसमें ऑब्ट्यूज एंगल है और इसमें एक्यूट एंगल है। क्या थीटा 180 डिग्री भी हो सकता है, जैसे ये वाला लाइन को, इस लाइन को हम धीरे धीरे ऐसे करके उठाते जाएं, ऐसे करके उठाते जाएं इधर इधर, तो ये वाला इधर जाते रहेगा, ये वाला पॉइंट यहीं फिक्स रखना है, तो एंगल क्या हो जाएगा, धीरे 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 करके बड़ा होता जाएगा, और ये लाइन जब इस तरह से घूम जाएगा ऐसे, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, तो धीरे धीरे 180 डिग्री के पास पहुंच रहा है। तो फिर 180 डिग्री नहीं होता है, क्योंकि ये लाइन जो हो जाएगा वो पूरा का पूरा आ जाएगा एक्स एक्सिस के ऊपर, बढ़ते बढ़ते एंगल बढ़ते बढ़ते वो पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाएगा, और एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाएगा तो फिर से यही वाला कंडीशन हो जाएगा 0 डिग्री वाला, 180 डिग्री नहीं बनता है ना, 180 डिग्री नहीं बनता है। लाइन अगर ऐसे खींच दें एक्स एक्सिस के ऊपर में ही इस तरह से, तो ये 180 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है, वो 0 डिग्री ही बन रहा है। इंक्लिनेशन जो होगा वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा और उसका वैल्यू 0 से लेकर के 180 के बीच में ही होगा, 180 से ज्यादा नहीं हो सकता है, हालांकि 180 भी नहीं होता है, 180 जैसे ही होने वाला होता है बस 0 हो जाता है। तो इंक्लिनेशन का डिफिनेशन हम लोग क्या लिखें, एंगल, इंक्लिनेशन मतलब एंगल, एंगल को ही इंक्लिनेशन बोल रहे हैं, और इसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं किससे, थीटा से। एंगल मेड बाय लाइन, मेड बाय एनी लाइन, मेड बाय एनी लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस in the anti-clockwise direction, in anti-clockwise direction,
is known as inclination of that line, inclination of that line। ठीक है, कोई भी लाइन x के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है उसी को बोलते हैं इंक्लिनेशन ऑफ दैट लाइन। ठीक है, एक बार फिर से, कोई भी लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन उसको बोलेंगे इंक्लिनेशन ऑफ दैट लाइन। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन क्या है? इंक्लिनेशन हम लोग पढ़ लिए। इंक्लिनेशन किसको बोले थे कि कोई भी लाइन मान लो ऐसे खींच दिए, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस था, तो इंक्लिनेशन में हम लोग देखे कि यहां पे देखो इस वाले एंगल को बोलते हैं इंक्लिनेशन। मान लो कि ये एंगल तुमको बता दिया है 45 डिग्री, तो इस लाइन का इंक्लिनेशन क्या होगा? इस लाइन का इंक्लिनेशन तो हमको इसको बताना है, ये थीटा है ना, यही होगा इंक्लिनेशन ना, क्योंकि हम बोले थे कि कोई भी लाइन x का पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाएगा, एंगल तो इधर भी बन रहा है ऐसे, कहीं भी दो लाइन जब इंटरसेक्ट करता है तो वहां 4 एंगल ऑटोमेटिक बन जाता है ना, वहां पे 4 एंगल ऑटोमेटिक बन जाता है। तो अब 4 एंगल बन गया है, एक ये और एक ये और एक ये। ठीक है, तो इसमें हमको पकड़ना कौन सा है, इंक्लिनेशन कौन सा होगा। ये तो देखो ये वाला जो एंगल बना, ये वाला, ये तो इनिशियल एक्सिस से हमको इधर जाना पड़ रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है, तो इसको नहीं लेंगे हम। ये वाला जो एंगल बन रहा है ये निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, ये वाला जो एंगल बन रहा है ये भी निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, इसका मतलब इंक्लिनेशन हमारा यही होगा। ठीक है, इंक्लिनेशन में कंफ्यूज नहीं होना है। तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, जैसे फिगर ऐसा दे दिया था तो ये तुरंत देख के नहीं बता देना था कि इंक्लिनेशन 45 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री ये वाला दिया हुआ है, हमको इंक्लिनेशन ये फाइंड करना है, तो कितना निकल के आएगा, ये 135 डिग्री, इसको माइनस करेंगे 180 से, है ना, तब ये एंगल निकल के आएगा, और इसको बोलेंगे हम लोग इंक्लिनेशन ऑफ लाइन एल। ठीक है, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन एल ये कहलाएगा। स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है कि किसी भी लाइन का इंक्लिनेशन तो हम लोग फाइंड कर दिए, अब उसी इंक्लिनेशन का टेंजेंट मतलब tan थीटा, तो टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन इज कॉल्ड slope of that line, slope of the line। ठीक है, it is denoted by m। ठीक है, टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन का जो टेंजेंट होगा, अब जैसे यहां पे हम लोग देख लिए कि ये लाइन जो था इसका इंक्लिनेशन कितना निकला, 135 डिग्री। ठीक है, तो इस लाइन का स्लोप निकालना है। स्लोप मतलब हिंदी में उसको ढलान बोलते हैं कि एक्स एक्सिस के साथ ये कितना झुका हुआ है, कितना झुकाव। स्लोप क्या होता है, झुकाव बता रहा है कि एक्स एक्सिस के साथ उसका झुकाव क्या है। तो हम देख रहे थे कि इसका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन कितना बन रहा है, 35 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन का अगर स्लोप निकालना होगा, स्लोप ऑफ लाइन एल, इसका नाम दे रहे हैं एल, तो स्लोप ऑफ लाइन एल इसको डिनोट करते हैं हम लोग एम से। एम इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू या एम इज इक्वल टू क्या होगा, tan और थीटा मतलब इंक्लिनेशन, तो इसको लिखेंगे tan थीटा, तो 135 डिग्री है। अब tan 135 का वैल्यू क्या होता है, तो -1, tan 135 डिग्री का वैल्यू -1, तो इस लाइन का स्लोप हो गया -1। ठीक है, मान लो कि कोई लाइन बना दी है ऐसे पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, कोई लाइन बना दी है पैरेलल टू एक्स एक्सिस,
तो इसका स्लोप क्या होगा? 0, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 0 डिग्री का। तो tan 0 का वैल्यू निकालेंगे हम लोग। इंक्लिनेशन इसका 0 हुआ तो tan 0 का वैल्यू निकालेंगे, और tan 0 का वैल्यू निकालेंगे तो 0 ही आएगा। कोई लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल खींच देते हैं, ठीक है, कोई लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल खींच देते हैं तो ये एंगल बना दिया यहाँ 90 डिग्री, x का पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना दिया। तो इसका इंक्लिनेशन तो हुआ 90 डिग्री, अब स्लोप निकालेंगे तो क्या होगा? तो स्लोप हो जाएगा इसका इन्फिनिटी, tan 90 का वैल्यू इन्फिनिटी। तो इस लाइन का स्लोप इज इक्वल टू इन्फिनिटी हुआ, इस लाइन का स्लोप इज इक्वल टू 0 हुआ। ठीक है, कोई भी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होगा तो उसका स्लोप 0, और कोई भी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगा तो उसका स्लोप इन्फिनिटी, है ना। तो हम कहेंगे m इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू tan थीटा, किसी भी लाइन के लिए यह होगा। कुछ कंडीशन यहां नोट कर लेते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है उसको नोट कर लेते हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, है ना, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री देन m इज इक्वल टू भी 0। चेक कर लो, tan यहाँ थीटा 0 डालेंगे तो m का वैल्यू 0 आएगा। इफ इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन जो कि पैरेलल टू x एक्सिस होगा उसका 0 डिग्री होगा, है ना, तो उसका स्लोप भी क्या होगा? 0। दूसरा कि अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो m इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तीसरा, इफ थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 90, 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में हो, देन m इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू होगा लेकिन पॉजिटिव होगा। और फोर्थ वाले में कि इफ थीटा चला जाता है 90 से 180 के बीच में, देन m इज इक्वल टू निगेटिव। इसका मतलब स्लोप 0 भी हो सकता है, स्लोप इन्फिनिटी भी हो सकता है, स्लोप पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा उसके एंगल पे। ठीक है, तो ये तो था स्लोप ऑफ ए लाइन। तो स्लोप ऑफ, इसको स्लोप को दूसरा नाम हम लोग ग्रेडियंट भी बोलते हैं, है ना, स्लोप का दूसरा नाम होता है ग्रेडियंट, इसको ग्रेडियंट भी कहा जाता है। स्लोप ऑफ ए लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट ऑफ एनी 2 पॉइंट्स आर गिवन। जैसे अभी हम लोग क्या सीखे कि अगर यहां एंगल बता दे तो इस लाइन का स्लोप हम बता देंगे, ठीक है, लेकिन ये एंगल नहीं बताया और फिर भी हम स्लोप निकाल सकते हैं, तो उसके लिए कुछ कंडीशन दिया हुआ रहेगा, है ना। इस लाइन पर कोई 2 पॉइंट बता देगा, है ना, एंगल नहीं बताएगा ये वाला, कोई 2 पॉइंट इसी लाइन पर बता देगा, और उससे हम कैसे स्लोप फाइंड कर सकते हैं तो उसको भी देखते हैं। तो एक लाइन दिया है और इस पर 2 पॉइंट दे दिया है। ये थीटा हमको नहीं पता कि कितना डिग्री है, तो हम स्लोप निकालेंगे कैसे, है ना। ये थीटा तो नहीं पता है, एंगल नहीं पता है, तो एंगल मान लिए हैं कि वो थीटा है, डिग्री में नहीं बताया है कि कितना है, तो हमको फाइंड क्या करना था? स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन मतलब m का वैल्यू, m का वैल्यू होता क्या है? tan थीटा होता है। m का वैल्यू क्या होता है? tan थीटा होता है। तो हम निकालेंगे tan थीटा का वैल्यू ही, लेकिन एंगल का यूज करके नहीं निकालेंगे, ये दोनों पॉइंट का यूज करके निकालेंगे। कैसे निकलेगा? देखो, आ जाते हैं इसमें, यहां से एक परपेंडिकुलर, यहां से एक परपेंडिकुलर और यहां से एक परपेंडिकुलर, ऐसे, ठीक है। क्या ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल होगा? होगा। तो अगर ये दोनों पैरेलल होगा तो क्या ये वाला एंगल थीटा होगा? होगा ना, ये एंगल थीटा होगा। सब जगह नाम दे दो कुछ ना कुछ, m n l। हमको देखो स्लोप फाइंड करना है तो उसके लिए tan थीटा चाहिए, तो हम
इस ट्रायंगल में पहुंच जाते हैं, इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में। और इस वाले ट्रायंगल से हम tan थीटा का वैल्यू निकालेंगे बिना एंगल के, है ना। इस वाले ट्रायंगल में हम tan थीटा का वैल्यू निकालेंगे कैसे, बिना एंगल के। जैसे ये वाला साइड पता होगा और ये वाला साइड पता होगा तो tan थीटा का वैल्यू पता चल जाएगा। देखो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, इन ट्रायंगल पी क्यू एल अगर देखें, इन ट्रायंगल पी क्यू एल अगर देखें तो हम क्या लिख सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू क्यू एल बाई पी एल, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, p बाई बी, tan थीटा इज इक्वल टू p बाई बी। अब क्यू एल का वैल्यू कितना है, क्यू एल को हम कितना कह सकते हैं, देखो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा, तो हम जानते हैं कि यहां से लेके पूरा यहां तक y2 है ना, n से लेके q तक y2 है, और ये वाला चीज कितना है, इसके बराबर, जो कि y1 है, ये वाला y1 है। इसका मतलब इस चीज को QL को हम लिख सकते हैं कैसे, Qn माइनस एल एन, Qn माइनस एल एन, और बाई PL को क्या लिख सकते हैं, PL को क्या लिख सकते हैं हम, PL को क्या लिख सकते हैं, देखो O से लेकर के N तक x2 है और O से लेकर के M तक x1 है, तो PL और MN बराबर है, MN का वैल्यू क्या होगा, देखो PL को लिख सकते हैं हम MN, पहली बात तो ये PL को MN लिख सकते हैं। फिर नीचे आते हैं, Qn माइनस एल एन रहने दो, और MN को हम लिख सकते हैं क्या, ON माइनस OM लिखा जा सकता है इसको, भाई ON में से OM माइनस कर देंगे तो MN बचेगा। अब सबका वैल्यू डालो, ये था y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ये क्या निकल गया, tan थीटा का वैल्यू, और tan थीटा को ही तो हम लोग स्लोप बोलते थे, है ना, tan थीटा को ही तो हम लोग स्लोप बोलते थे, है ना। यहाँ क्या पॉइंट दिया हुआ था, x1 y1 और x2 y2, तो उस लाइन का स्लोप कैसे निकाल देंगे, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। एक छोटा सा एग्जांपल इस पर देख लो, जैसे एक लाइन खींच दी हम ऐसे, एक पॉइंट इस पर दे दिया यहाँ -1 और 5, और एक पॉइंट यहाँ दे दिया है 3 माइनस 2, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, तो निकाल दो, tan थीटा, या m भी लिख सकते हैं, tan थीटा बार बार लिखने का जरूरत नहीं है, m लिख देंगे। m इज इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े हैं, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, ठीक है। इसको y1 माइनस y2 और x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, दोनों को बदल सकते हैं, है ना, एक को नहीं बदल सकते, एक को नहीं बदल सकते, दोनों बदला जाएगा अगर चेंज करना चाहते हैं तब, नहीं तो यही ठीक है। y2 माइनस y1 मतलब -2 माइनस 5, -2 माइनस 5, और x2 माइनस x1 तो 3 माइनस -1, 3 माइनस -1, तो ये हो जाएगा -7/4, ये आ गया इसका स्लोप। हम बोले थे ना स्लोप कुछ भी हो सकता है, माइनस, प्लस, 0, इंफिनिटी, कुछ भी फ्रैक्शन में भी हो सकता है। तो ये था स्लोप फाइंड करने का तरीका अगर थीटा नहीं पता हो तो। अब हम लोग देखते हैं कि दो लाइन को हम पैरेलल कैसे प्रूफ कर सकते हैं, है ना, और अगर दो लाइन पैरेलल होगा तो उसके स्लोप के बीच में क्या रिलेशन है, परपेंडिकुलर है तो उसके स्लोप के बीच में क्या रिलेशन है, उसको चेक करते हैं। अब कंडीशन फॉर पैरेललिज्म, देखो अगर दो लाइन खींचा हुआ है और दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, अगर दो लाइन खींचा हुआ है और दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, किसी भी तरह से खींचा जा सकता है, बस दोनों आपस में पैरेलल होना चाहिए, तो इसका इंक्लिनेशन ये वाला होगा और इसका इंक्लिनेशन ये वाला होगा,
क्या दोनों इंक्लिनेशन इक्वल नहीं होगा? देखो ना, ये दोनों लाइन पैरेलल जा रहा है और ये एक्स एक्सिस ट्रांसवर्सल बन गया, तो इस दोनों एंगल को कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे। अगर लाइन L और M पैरेलल है ना, इसको मान लेते हैं θ1 और इसको मान लेते हैं θ2। चलो अभी इक्वल नहीं मान रहे हैं, है ना। इफ L1 इज पैरेलल टू L2, इफ L1 इज पैरेलल टू L2, तो एक्स एक्सिस ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, वहां पे θ1 इज इक्वल टू θ2 हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। और θ1 इज इक्वल टू θ2 होने का मतलब है कि अगर हम इसका tan निकालें और इसका tan निकालें तो भी दोनों इक्वल होगा। और tan θ1 क्या हो जाएगा? इस लाइन का स्लोप। tan θ2 क्या हो जाएगा? उस लाइन का स्लोप। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि M1 इज इक्वल टू M2, यानी कि दो लाइन अगर पैरेलल है तो दोनों के स्लोप का वैल्यू क्या होगा? इक्वल होगा। तो इसको ध्यान रखना है, सिर्फ इस चीज को और इस चीज को, कि इफ L1 इज पैरेलल टू L2 देन M1 इज इक्वल टू M2। M1 क्या है? L1 का स्लोप, और M2 क्या है? L2 का स्लोप, है ना। स्लोप ऑफ L1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ L2 इफ L1 इज पैरेलल टू L2। लो, ऐसे नोट कर लो, जैसे याद रखना चाहता है, बस इतना याद रखना होगा कि L1 का स्लोप और L2 का स्लोप इक्वल होगा अगर L1 पैरेलल टू L2 है। और इसको आगे भी याद रखना पड़ेगा, ये बहुत दूर तक काम देने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ दो लाइन दिया हुआ है और दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ L1 पहला लाइन है, L2 दूसरा लाइन है, दोनों एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करता है वहां पे 90 डिग्री बन रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि दोनों लाइन आपस में एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो जब दोनों परपेंडिकुलर है आपस में, और हमको ये भी पता है कि L1 जो है उसका इंक्लिनेशन अल्फा है और L2 उसका इंक्लिनेशन बीटा है, ठीक है। लेट L1 परपेंडिकुलर टू L2, स्लोप ऑफ L1 अगर पूछे तो कितना होगा? इज इक्वल टू M1 से हम इसको डिनोट कर देते हैं और इसका वैल्यू होगा tan अल्फा, क्योंकि उसका इंक्लिनेशन अल्फा है। उसी तरह से स्लोप ऑफ L2 अगर पूछे, स्लोप ऑफ L2, तो स्लोप ऑफ L2 इज इक्वल टू, इसको डिनोट कर देते हैं M2 से, है ना, और इसका वैल्यू कितना होगा? tan बीटा, ठीक है। लेकिन बीटा इज इक्वल टू 90 प्लस अल्फा होगा। बीटा इज इक्वल टू 90 प्लस अल्फा होगा। क्यों? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से चेक कर लो, बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी चेक करो ना। इस ट्रायंगल के लिए बीटा जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, वो 90 और अल्फा के सम के बराबर होगा। इसका मतलब कि tan बीटा जो है वो tan 90 प्लस अल्फा के बराबर होगा। अगर इधर tan लगाएंगे तो इधर भी tan लगेगा, दोनों साइड tan ले लिए, तो tan बीटा का वैल्यू tan 90 प्लस अल्फा के बराबर होगा। तो tan बीटा को तो हम लोग M2 बोल रहे थे, इज इक्वल टू tan 90 प्लस अल्फा का वैल्यू क्या होता है?